हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा मेरे प्यारे सभी मित्रों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम प्राचीन इतिहास के बारे में हम एक नया टॉपिक हम चर्चा में लेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है, जो भारत में जो शकों या पल्लवों का जो राज्य है उसके हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। देखिएगा, शक कहाँ के थे, भारत में कैसे आते हैं, भारत में उनकी कितनी शाखाएँ हैं, और भारत में इन शकों के जो प्रतापी शासक कौन है, उनको कौन हराता है, ये सब किसको जीतते हैं, इनका साम्राज्य कहाँ तक होता है, पूरी की पूरी डिटेल हम देखेंगे। और इनकी जो कितनी शाखाएं भारत में स्थित है। तो हम इसको स्टडी करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहेंगे, डियर फ्रेंड्स, अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है, उसको बेल आइकन के जो बटन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जो भी यहाँ से मैं नया वीडियो अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय खराब ना करते ही। देखिएगा, हम बात करेंगे शकों को हम पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया, शकों को सीथियन भी कहा जाता है, यानी कि एक शक ये एक जाति थी, एक बर्बर जाति थी। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि भारत में भारत में जो विदेशी राजवंश है उनका क्रम की अगर बात करें। देखिएगा, पहले यवन आए थे, यानी पहले यवन आए, और यवनों के बाद में शक आए, और शकों के बाद में पहलव आए। ठीक है, तो पहलवों की तो हम चर्चा बाद में करेंगे। हम पहले यवनों के तो पिछले वाले वीडियो में स्टडी कर ली थी। अब आज हम शक या सीथियन की बात अपन करते हैं। देखिएगा, तो ये क्रम हो गया यवन, शक और पहलव। ठीक है, देखिए, बैक्टीरिया में यवन यानी यूनानियों के समाप्त होने के बाद वहाँ शकों यानी कि सीथियों का बोलबाला हो गया। यानी कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर जो शक थे, सॉरी यवन थे, यानी कि यवन जो शासक थे, यानी यवन राजवंश की समाप्ति के पश्चात वहाँ पर जो शक थे यानी सीथियों का बोलबाला हो गया, यानी कि पूरे बैक्टीरिया पर इनका अधिकार हो जाता है। ठीक है, यूनानियों की अपेक्षा शक सीथियन उनसे अधिक शक्तिशाली, यानी कि यूनानी थे ना, जैसे मैंने बताया सेल्यूकस है ना, उसके बाद में जितने भी उसके उनकी जो उत्तराधिकारी ये क्या है कि क्या है, कमज़ोर हैं, निर्बल थे। ठीक है, और इसके पश्चात जो वहाँ पर जो शकों का अधिकार हो जाता, क्योंकि उनसे वो पावरफुल थे, इसलिए ये भारत में अधिक भाग पर कब्जा कर पाए। फिर हम बात करें तो ये इतने पावरफुल थे, तो भारत में क्या है, उनका जो अधिकार है अधिकांश क्षेत्रों पर हो जाता है। ठीक है, तो अब भारत में जब शक आएंगे उनकी हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। मोस्टली अगर देखें कि जो शक है, शकों की 5 शाखाएं थी। ठीक है, और भारत में कितनी शाखाएं आती हैं उनकी हम चर्चा में लेंगे। पहले हम देखेंगे 5 शाखा कौन कौन सी है, और कौन कौन सी शाखा कौन कौन से क्षेत्र में भारत में अपना अधिकार करती है। सबसे पहले अगर बात करें, पहली जो शाखा है अफगानिस्तान के अंदर थी, एक शाखा जो अफगानिस्तान के अंदर ही रह गई, वहीं पे स्टेब्लिश्ड होती है। यहाँ पर भारत में ये वो आते नहीं है। ठीक है, 5वीं शाखा, यानी कि 5 शाखा, उसमें पहली शाखा। दूसरी शाखा की अगर बात हम करें तो जो प्रथम जो उत्तरी क्षत्रप शाखा है, यानी कि प्रथम जो उत्तरी क्षत्रप, यानी कि जो भारत के उत्तरी क्षेत्रों पर अधिकार करते। देखिएगा, क्षत्रप क्या होता है, यानी कि क्षत्रप जैसे हमारे यहाँ के जो सम्राटों को राजा कहा जाता था, तो वहाँ पर जो शकों के राजाओं को क्षत्रप कहा जाता। जैसे हमें महाराजा कहा जाता, वहाँ के शासकों को महाक्षत्रप कहा जाता था। तो प्रथम उत्तरी क्षत्रप शाखा है, उसी शाखा ने 2 स्थानों पर अपना अधिकार स्थापित किया। ठीक है, एक तो तक्षशिला के अंदर और एक हमारे मथुरा के अंदर, तो उनको हम आगे बात करेंगे। फिर देखते हैं दूसरी जो अगली शाखा है, दूसरी शाखा, उसको पश्चिमी क्षत्रप शाखा कहते थे। ये भारत पर नासिक यानी कि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र पर या उज्जैन वाले क्षेत्र पर उन्होंने अपना अधिकार जताया। ठीक है, तो ये शक है, ये क्षत्रप, यानी कि उन्होंने कहने का मतलब ये हो गया कि ये 5 शाखाएं हैं। 5 शाखाओं में एक तो अफगानिस्तान वाली शाखा, एक तक्षशिला वाली शाखा, एक मथुरा वाली, और एक नासिक और एक उज्जैन वाली जो क्षत्रप शाखा है उनकी बात करें तो तक्षशिला और मथुरा की जो शाखा है उसको प्रथम उत्तरी क्षत्रप शाखा कहते हैं। देखिएगा, ये जो भारत के उत्तरी क्षेत्र पे है। ठीक है, और दूसरी जो शाखा थी पश्चिमी क्षत्रप शाखा, जो हमारे महाराष्ट्र के जो नासिक और उज्जैन वाले क्षेत्र पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, अब इनके अंदर कौन से शासक होते हैं और वो कौन कौन से शासक हैं जो जिन्होंने भारत पर नासिक, उज्जैन और तक्षशिला, मथुरा पर अपना अधिकार स्थापित किया, उनकी हम बात करेंगे। देखिएगा, मैंने अभी बताया था कि शकों को राजा, यानी कि शक के जो शक होते हैं उन राजाओं को क्या कहा जाता, क्षत्रप कहा जाता। जो पश्चिमी भारत, यानी पश्चिमी भारत पर
जिन्होंने यानी कि शासन किया, यानी कि हम यूं कह सकते हैं जो नासिक है और उज्जैन है ना, उसको पश्चिमी क्षत्रप शाका कहा जाता था। तो उसके दो वंश थे भारत के अंदर। देखिए कौन कौन से, एक क्षहरात वंश देखिएगा, एक तो कौन सा है, एक तो क्षहरात वंश और एक है कर्दमक वंश। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स, जिनको आप याद रखिएगा। यानी कि भारत पर जो पश्चिमी क्षत्रप शाखा थी ये ही बहुत पावरफुल थी। इन्हीं से जो शासक हुए हैं वो बहुत बड़े पावरफुल व्यक्ति थे, ठीक है, और उन्होंने भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया है, ठीक है। तो हम यूं कह सकते हैं कि जो पश्चिमी जो भारत है, यानी कि जो नासिक और उज्जैन वाले जो क्षेत्र, उन पर दो शासकों ने, यानी कि दो राजवंशों ने शासन किया। यानी कि जो शक हैं उनके दो वंश थे, एक तो क्षहरात वंश और एक आपका कर्दमक वंश। यानी कि क्षहरात वंश ने महाराष्ट्र का जो नासिक वाला क्षेत्र था उस नासिक वाले क्षेत्र पर अपना अधिकार जताया, और जो महाराष्ट्र के नासिक पर अधिकार करने वाला जो सबसे प्रतापी शासक था वो नहपान था, ठीक है। इस नहपान ने यहाँ पर शासन किया। इसके बाद में कर्दमक वंश की शासन की बात करें तो सौराष्ट्र की जो उज्जैन है, उज्जैन वाले क्षेत्र पर उन्होंने अपना अधिकार स्थापित किया, और वो भी एक प्रतापी शासक था। और कर्दमक वंश का जो सौराष्ट्र के उज्जैन पर अधिकार किया वो सबसे पावरफुल व्यक्ति है रुद्रदामन। तो इन्हीं दो शासकों के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो प्लीज मेरे साथ आप बने रहिए और टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ओके। देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं तक्षशिला के जो शक हैं उनकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा तक्षशिला के जो शक हैं वो इतने पावरफुल नहीं है। वो कम समय तक ही तक्षशिला और जो मथुरा है उन पर अपना अधिकार जताते हैं। तो उनके शासकों की हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा मोस्ट नहीं है तो उसको आप ऐसे सिर्फ ध्यान में रखिएगा। देखिएगा माउस, पहला जो शासक था माउस, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है और नाम भी थोड़ा अजीब व गरीबी है। माउस यानी कि कंप्यूटर वाला जो माउस है ना वो, ओके। वैसा नहीं है डियर फ्रेंड्स, मजाक हो रही है, आप ध्यान रखिए, इसका नाम है माउस, ओके। तो ये जो माउस है भारत पर उसने शासन किया, यानी कि 20 BC से लेकर 22 AD तक। यानी 20 BC से लेकर 22 AD का मतलब कितने वर्ष का शासन किया, यानी कि 20 और 22 कितने थे, यानी कि 42 ईयर्स तक उन्होंने शासन किया भारत पर माउस ने। और इसने भारत पर शासन किया तो उसने एक उपाधि दी, यानी राजाओं का महाराजा कहा जाता था। वैसे मोस्टली अगर देखें कि तक्षशिला की जो शक हैं सभी जो शासक थे वो महाराजा की उपाधि धारण कर लेते, आप इसको याद रखिएगा। तो इसने 20 BC से लेकर 22 AD तक उसने शासन किया और ये राजाओं का महाराजा कहा जाता था, इन्हें अपनी उपाधि धारण की। इसके अलावा देखें तो तक्षशिला के सभी शक शासक है ना जो राजाओं का महाराजा की उपाधि वो धारण करते थे, तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है अगला शासक आता है, यानी कि हम डियर फ्रेंड्स हम मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो शासक उन्हीं की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर आपको हो तो सर इसमें से जो एक क्रम टूट गया, यानी कि जो AD का क्रम टूट गया है, तो उसको आप ऐसे न रखिएगा, आप सिर्फ शासक और उसका जो कहने का मतलब है उसका जो साल है उसको हम याद रखिएगा, ठीक है। देखिएगा इसके आगे वाला जो शासक एजेज प्रथम था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एजेज प्रथम ने भारत पर शासन किया 5 BC से लेकर 30 AD तक, यानी कि समथिंग 35 साल तक उसने शासन किया है, ठीक है। और फिर इसी के समय जो यूथिडेमस का समकालीन था, यानी कि एजेज प्रथम था ना, यूथिडेमस का क्या था, ये समकालीन था। तो मैंने बताया यूनानी शासक आया था भारत पर, है ना, तो उसी का ये क्या था, समकालीन था, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, ओके। फिर इसके बाद में जो शक शासक आता तक्षशिला का वो होता है एजेलिसेस। कौन है, एजेलिसेस शासक होता है। ये 28 AD से लेकर 40 AD तक ये शासन करता है। इसके बाद में एजेज द्वितीय आता है, ठीक है, यानी कि एजेज प्रथम के बाद में एजेलिसेस शासक बनता है। इसके बाद में अगला आता है एजेज द्वितीय है, ठीक है। एजेज द्वितीय के बाद में डियर फ्रेंड्स एक आता है गोंडोफर्ज आता है, ठीक है। गोंडोफर्ज आता है, देखिए ये गोंडोफर्ज है ना, ये शक नहीं है, ये पहलव है, ठीक है। ये कौन है, पहलव। तो ये क्या है, एजेज द्वितीय के बाद जो भी शासक जो निर्बल कमजोर शासक है उनको हराकर इस पर जो कहने का मतलब है कि जो तक्षशिला पर ये गोंडोफर्ज है ना, यानी कि पहलव शासक ने अपना अधिकार जता लेता है, यानी अपना अधिकार कर लेता है। तो ठीक है, तो ये तो हमने बात की तक्षशिला की जो शक शासक उनकी बात। अब देखिएगा हम अगला जो टॉपिक करेंगे मथुरा के जो शक है उनकी हम
डिटेल से देख लेते हैं। देखिएगा, शक पहले सब मालवा के आए थे, यानी कि आपको पता है कि जो शक थे ना सबसे पहले कहाँ पे आए थे? मालवा। फिर मालवा के अंदर जो विक्रमादित्य थे ना, विक्रमादित्य ने उनको खदेड़ दिया। फिर ये कहाँ चले गए थे? कहाँ चले? मथुरा चले गए। तो आप ऐसे याद रखिए, क्योंकि पिछले वाले वीडियो मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए, शख्स पहले मालवा में आए थे, जहाँ 57 बिफोर क्राइस्ट में भारत के शासक एक विक्रमादित्य ने सभी शकों को मालवा से खदेड़ दिया और वो कहाँ चले गए थे? मथुरा में चले। तो ये मथुरा वाले, कहने का मतलब ये मालवा से आए हुए शक शासक थे, ठीक है, जो कहाँ पर स्टेब्लिश हो गए? मथुरा में स्टेब्लिश हो गए। तो ठीक है, तो विक्रमादित्य ने क्या किया? विक्रम संवत चलाया और मालव संवत। देखिएगा, विक्रम संवत और मालव संवत दोनों सेम है, ठीक है, क्योंकि विक्रम संवत को किसने चलाया? विक्रमादित्य ने, और ये मालव संवत कहलाता, ठीक है, और ये 57 BC के अंदर ये संवत चलाता, ठीक है। देखते हैं इसके अलावा आगे बात करें तो मथुरा में सबसे पहला शक शासक आया। देखिएगा, मथुरा में जो सबसे पहला जो शक शासक आया था उसका नाम राजुल है। इसको राजउल भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मथुरा के अंदर जो पहला जो शक आया था उसका नाम क्या होता है? वो राजुल या उसको राजउल भी कहते हैं। तो ये इसका हमें उल्लेख मिलता है, ठीक है। अगर हम नोट की अगर बात करें तो अब इसको भी ऐसे ही मैंने लिख दिया है। तो आप ये देखिए, मथुरा का प्रथम शासक कौन था? राजुल। और मथुरा का अंतिम शासक है सोडास है। तो इस दोनों को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि मथुरा का पहला शासक कौन था? राजुल, या उसको राजउल कहा गया है, और उसका अंतिम शासक था मथुरा का वो सोडास है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली है जो मथुरा के शक है उसकी हमने बात कर ली है। अब हम अगला जो बात करेंगे, जो नासिक के जो शक है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, नासिक के शकों की हम बात करते हैं। नासिक के शकों में 2 शासक हुए, और 2 शासक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों शासकों में जो एक पावरफुल जो शक शासक था वो था नहपान। इसके अलावा दूसरा शासक था भूमक, ठीक है। तो ये कौन था? भूमक है, और ये नहपान है। तो ये नासिक के अंदर आके रहने वाले शक थे, उसमें नहपान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नहपान ने भारत पर 119 AD से लेकर 124 AD तक उसने शासन किया। समथिंग 25 साल तक उसने 5 साल तक उसने भारत पर शासन किया था, ठीक है। तो भारत में 5 साल तक उसने शासन किया। तो इसके बारे में कुछ खास बातें अगर देखें तो सबसे शक्तिशाली शक शासक था। नहपान का साम्राज्य का विस्तार अगर देखें तो देखिए, काठियावाड़ है, दक्षिणी गुजरात है, पश्चिमी मालवा है, उत्तरी कोंकण और पूर्णा तक ये शासन कर लेता है। देखिए, अगर मैप में देखें तो देखिएगा, ये वाला जो क्षेत्र है इस पर, यानी कि जो ये वाला जो क्षेत्र है इस पर ये शासन कर लेता है। कौन? ये नहपान। क्योंकि आपको पता है कि जो पूना है यानी महाराष्ट्र है, और उत्तरी कोंकण पर अधिकार किसका होता है? यानी कि सातवाहन वंश का अधिकार होता है। और उस वक्त सातवाहन वंश के शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी होता है, जो नहपान के समकालीन था। तो नहपान ने जब पूना और उत्तरी कोंकण पर अधिकार कर लेता है तो इस बात का पता गौतमीपुत्र सातकर्णी को पता चलता है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी इस पर आक्रमण कर देता है और उसको हरा देता है, ठीक है। तो याद रखना डियर फ्रेंड्स, शकों का उन्मूलन 3 तरह से होता है। पहली बार मालवा से मथुरा किसको भेजा? हराकर, यानी विक्रमादित्य ने। दूसरी बार पराजय किसने किया? नहपान, जो ये भी शकी था, और गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इसको हरा देता है, ठीक है। अब देखते हैं, तो देखिएगा इसके जस्ट नीचे वाले ये जो वाले भाग हैं इस पर सातवाहन वंश का शासन रहता है, और यहाँ पर गौतमीपुत्र सातकर्णी होता है। कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी, क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल से पढ़ा रखा है। तो आप वहां पे विजिट कीजिएगा और इसी गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इस नहपान को पराजित कर देता है, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्रों पर सातवां वंश के शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी का अधिकार था। यानी कि शकों ने मालवा के कुछ हिस्सों पर अधिकार किया, यानी कि उत्तरी कोंकण और पूर्णा पर अधिकार करने पर क्या होता है? तब ये गौतमी पुत्र सातकर्णी क्या करता है? इस नहापान पर क्या करता है? युद्ध करता है, और नहापान को युद्ध में हरा देता है। लेकिन नहापान भी बहुत ही पावरफुल व्यक्ति था। यानी कि कहने का मतलब है, इसको क्षत्रप या महाक्षत्रप, यानी कि मैंने अभी पहले भी बताया था आपको कि क्षत्रप यानी कि यहाँ की राजा, यहाँ की सम्राट को राजा कहा जाता था, और वहाँ यानी कि शकों के राजा को क्षत्रप कहा जाता, और यहाँ पे महाराजा कहा जाता, उसको महाक्षत्रप कहा जाता था। तो ये 2 प्रकार की उपाधि ले रखा था, एक तो क्षत्रप और एक महाक्षत्रप की उपाधि। तो ये नहापान है, और नहापान है ना, जो
अपनी राजधानी मिननगर को रखा था। उस वक्त जब इस गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इस पर अटैक किया था ना, उस वक्त नहापान की, यानी कि कहने का मतलब है, यानी कि जो आपकी नासिक के पर अधिकार उसने किया था, उस पर अपनी राजधानी किसको रखा था? मिननगर को। तो कहने का मतलब हुआ कि नहापान अपने सिक्कों पर क्या करता है? राजा लिखवाता है। तो देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शकों में एकमात्र यही राजा है जिसने सिक्कों पर अपना नाम, यानी कि अपनी उपाधि, यानी कि क्षत्रप के अलावा उसने क्या रखा? राजा की उपाधि लिखवाया था उसके ऊपर। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नाहपान को पराजित कर देता। ठीक है, और फिर सिक्कों पर अपने आप को राजा के नाम से वो राजा नाम लिखवा देता। कौन? नहपान। नहपान ने चांदी के सिक्के भी चलवाए, और जोगल थंबी में नहपान के बहुत सिक्के भी हमें मिलते हैं। तो ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे हम बात करें तो अब देखते हैं कि जो कर्दमक वंश, कर्दमक वंश की बात अगर करें तो कर्दमक वंश की अगर बात करते हैं तो देखिए, कर्दमक वंश का जो प्रथम शासक था, यानी कि प्रथम शासक चस्टन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कर्दमक वंश का शासक कौन था? चस्टन। और मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि जो मथुरा का प्रथम शासक राजुल या राजउल था, और मथुरा का अंतिम शासक सोडास था। ऐसे ही अगर हम करें कि कर्दमक वंश का प्रथम शासक कौन था? चस्टन होता है। ठीक है, तो इससे पहले हम एक बार आपसे बात करना चाहेंगे, तो ये जो अपना जो टीके स्टेटी क्लासेज का चैनल है, ये इस चैनल को अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर इसके लिंक को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो प्रथम शासक कर्दमक वंश का चस्टन होता है, और चस्टन कुषाणों के सामंत के रूप में सिंध का पर शासन कर चुका था। यानी कि जो चस्टन है ना, आगे हम वीडियो अपलोड करेंगे कुषाणों का, तो ये चस्टन है कुषाणों के यहाँ सामंत के रूप में सिंध पर शासन करता था। ठीक है, और ये चस्टन का जो पौत्र था, यानी कि चस्टन का पोता था कौन? रुद्रदामन प्रथम, जिसने 130 एडी से लेकर 150 एडी तक, यानी कि समथिंग 20 वर्ष तक भारत पर शासन करता। और ये शकों में सबसे बलिष्ठ शासक था, यानी कि बलिष्ठ, या हम यूं कह सकते हैं शक्तिशाली शासक था, पावरफुल व्यक्ति था। ठीक है, इसकी अगर हम जानकारी की बात करें तो इसका एक अभिलेख था, यानी कि इसकी जानकारी एक अभिलेख में जूनागढ़ अभिलेख के अंदर मिलती है। 150 ईस्वी का ये जूनागढ़ अभिलेख है, यानी कि गुजरात में। तो जूनागढ़ अभिलेख में सबसे पहले रुद्रदमन का हमें उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? जूनागढ़ में। तो डियर फ्रेंड्स, देखिएगा, जूनागढ़ एक रियासत थी। आपको पता है कि भारत का जब एकीकरण हो रहा था, तब जूनागढ़ रियासत में जनमत के आधार पर भारत में उसका विलय हुआ था। ठीक है, यानी कि कश्मीर है, आपकी जो हैदराबाद है, ये सभी को तो क्या है कि अपनी यहाँ की जो राजनेता है, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं आयरन मैन, यानी कि जो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उन्होंने तो अपनी बुद्धिमत्ता से इनको तो क्या कर लिया था? विलय कर लिया था। और ये यहाँ पर ये जो जूनागढ़ जो रियासत थी, उसको जनमत के आधार पर अपने भारत में विलय किया था। तो वो तो हम पॉलिटी की बात है, तो पॉलिटी में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर याद क्या करना है कि रुद्रदामन की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। और ये जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी का है, और यहाँ से हमें मिलता है कि रुद्रदामन से कुषाणों को पराजित करके सिंध पर अधिकार कर लिया था। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको बातें समझ में आ रही है। ओके, अगर फिर भी डियर फ्रेंड्स आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट टाइप करके बताएं आपकी क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। आपकी समस्या का समाधान मैं जरूर करूंगा। ठीक है, अगर यूं भी अगर आप है ना इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके पीछे करके भी दोबारा से इसको सुन सकते हो। तो अगर आप एक वीडियो को समथिंग 2 या 3 बार अगर आप इसको सुनोगे तो डेफिनेट मैं कह सकता हूँ कि आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, और ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, देखते हैं आगे। देखिएगा, गिरनार पर देखिए, गिरनार आपको पता है, मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जो माउंटेन की एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें गिरनार, गिर है ना, ये सभी बताया। ये सभी जो मांडवा की पहाड़ी, ये गुजरात की पहाड़ी है ना, तो यहाँ पर एक गिरनार पर्वत है गुजरात के अंदर। और गुजरात में एक काठियावाड़ है, काठियावाड़ का जो अर्ध शुष्क भाग पर एक सुदर्शन झील है। और इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो ठीक है, तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, इस पर बांध किसने बनवाया, और इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया, तो ये हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो एक सुदर्शन झील है, और वैसे तो मोस्टली मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में डिटेल से पढ़ा रखा है। ठीक है, स्वर्णसिका जो नदी है ना,
उस पर बांध बनाकर उसको सुदर्शन झील का निर्माण किया था। वो सारी चीजें मैंने आपको पहले बता दी है, ठीक है। तो देखते हैं, गिरनार पर्वत गुजरात पर स्थित काठियावाड़ के अर्धशुष्क भाग में एक सुदर्शन झील है, और सुदर्शन झील में जो रुद्रदामन है, इस रुद्रदामन ने इसको मरम्मत करवाया, यानी कि ये जो झील है जर्जर हो चुकी तो रुद्रदामन ने इसका क्या जीर्णोद्धार करवाया, यानी कि मरम्मत उसने करवाया है। किसने? रुद्रदामन ने। ओके, रुद्रदामन महापंडित, बहुत ही प्रकांड विद्वान भी था रुद्रदामन, क्योंकि इसको किस किस बातों की जानकारी थी देखिए, ये व्याकरण का ज्ञाता, संगीत का है, राजनीति का और तर्क शक्ति डिबेट का भी बहुत ज्ञाता, इसीलिए ये बहुत महापंडित थे, ठीक है, यानी कि विद्वान भी थे, ठीक है। रुद्रदामन ने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख यानी कि जूनागढ़ में लिखवाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी भारत में सबसे पहले जो विशुद्ध संस्कृत भाषा का जो अभिलेख है, ठीक है, वो हमारे जूनागढ़ में, और किसने लिखवाया था? रुद्रदामन ने ही लिखवाया था। और कर्दमक वंश का जो अंतिम शासक होता वो रुद्र सिंह थर्ड होता, तो आप ध्यान रखिएगा, प्रथम कौन था? चस्टन, ठीक है, और लास्ट कौन होता है? रुद्र सिंह थर्ड होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, एक नोट हम बताते हैं आपको कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शकों पर पूर्ण रूप से उन्मूलन किया और व्याघ्र शैली यानी कि चांदी के उसने जारी किए। तो आप में 3 बातें आ गई। 3 बातों में हम यूं कह सकते हैं कि जो शकों को पराजित किया और पूर्ण उन्मूलन यानी कि इसको जड़ से उखाड़ फेंकने का काम किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने, ठीक है। और इससे पहले मैंने विक्रमादित्य की बात बताई और गौतमीपुत्र सातकर्णी की बात बताई, यानी कि जो मालवास में आकर जो शक बसे थे, यानी कि वहां पर अधिकार उन्होंने किया, तो वहां पर जो विक्रमादित्य उनको हराया और फिर ये कहाँ आ गए? मथुरा में आ गए। इसके बाद में हमने बात की थी नहपान की, हमने बात की थी नहपान ने पूना और जो उत्तरी कोंकण पर अधिकार करने के बाद में क्या होता है कि सातवान वंश के सबसे प्रतापी शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहापान को हराया था। और यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रुद्रदामन को किसने हराया? रुद्रदामन को यूं कह सकते हैं कि पूरे शकों को उखाड़ फेंकने का काम किसने किया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इन शकों को पराजित किया, इसीलिए उसको सकारी की उपाधि धारण की थी, ठीक है, और विक्रमादित्य की उसने उपाधि धारण की थी। वो तो हम गुप्त वंश के अंदर हम बढ़ेंगे, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा रहेगा गुप्त एम्पायर रहेगा। ओके, हम स्टार्ट करते हैं, आगे की बात करते हैं। देखिएगा, एक सुदर्शन झील की अगर बात करते हैं, सुदर्शन झील में अधिकांश क्वेश्चन बनते हैं, तो देखिएगा ये सुदर्शन झील है, ठीक है, ये सुदर्शन झील है। ओके, सॉरी, एक मिनट, हाँ, ये सुदर्शन झील है, ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये सुदर्शन झील है। इस सुदर्शन झील की बात करके तो निर्माण की अगर बात करें सबसे पहले तो पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा इस सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये गुजरात का क्या था? प्रांतपति था, गवर्नर था। कौन? पुष्यगुप्त वैश्य था। तो इस पुष्यगुप्त वैश्य ने इसका निर्माण किया था, और इसके सहायक नहर का निर्माण किसके द्वारा किया था? यवन शासक तुषास्प के द्वारा इसकी सहायक नहर के रूप में सहायक नहर का निर्माण किया था, इसके पास में ही, यानी कि तुषास्प। और ये किस समय, यानी कि जो अशोक के समय गुजरात का ये भी क्या गवर्नर था, ठीक है। तो अशोक के समय था ये अशोक के समय था। कौन? तुषास्प। और गुजरात का जो गवर्नर था वो क्या था? ये पुष्यगुप्त वैश्य था, और ये पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा इस सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था, और उस समय जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय गुजरात का ये गवर्नर था। इसकी सहायक नहर के रूप में एक निर्माण किया था तुषास्प। ये यवन राजा था, और ये भारत के अंदर गुजरात का ये क्या था? गवर्नर था, प्रांतपति था, और किसके समय? सम्राट अशोक के समय था, ठीक है। इसको जीर्णोद्धार यानी इसकी मरम्मत किसने करवाई थी? यानी कि रुद्रदामन प्रथम ने, यानी कि रुद्रदामन ने इसकी जीर्णोद्धार करवाया, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर जो बांध का काम यानी बांध का पुनर्निर्माण किसने किया? सुविशाख। और सुविशाख रुद्रदामन के समय गुजरात का ये क्या था? गवर्नर था, राज्यपाल था। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये सारी बातें आपको समझ में आ गई है, तो आप इसको अच्छी तरह से देखिएगा। निर्माण पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये गवर्नर था गुजरात का। सहायक नहर का निर्माण यानी कि यवन राजा था तुषास्प, ये अशोक के समय ये भी गुजरात का प्रांतपति था, ठीक है। जीर्णोद्धार करवाया किसने?
रुद्रदामन प्रथम के द्वारा, और बांध का निर्माण सुविशाख जो रुद्रदामन के समय गुजरात का क्या गवर्नर था। तो ठीक है, तो ये तो मैंने बात। अब देखिएगा हम शकों के उन्मूलन की हम बात करते हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया था शकों के उन्मूलन की अगर हम बात करें तो देखिएगा विक्रमादित्य ने शकों को मालवा से खदेड़ा कहाँ, मथुरा में। ठीक है, तो ये पहले उन्मूलन किया। उन्मूलन तो क्या होता है, पूर्ण जड़ से उखाड़ फेंकने के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा जो गुप्त शासक था उसकी हम बात करेंगे। लेकिन पहले किसने रहा, विक्रमादित्य ने। फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहापान को हराया क्योंकि उसने पूना और उत्तरी कोंकण पर अधिकार कर लेता तो उसको हरा देता। ठीक है, और जो नहपान की जो राजधानी थी वो मिन्न है, यानी कि उज्जैन की मिन्न रखता है, मिन्न नगर रखता है। ठीक है, अब देखिए शकों को पूर्ण रूप से समाप्त करने का कार्य किसने किया, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किया। और जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जो शकों का जो अंतिम शासक था, यानी कि कर्दमक वंश का अंतिम शासक कौन था, जो रुद्र सिंह थर्ड को हरा देता है और भारत पर पूर्णतः यानी कि शकों को पराजित करके यानी कि भारत से उनको उखाड़ फेंकता है, यानी उनका उन्मूलन कर देता है। तो यहाँ से अब आ जाएगा गुप्त एम्पायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, गुप्त एम्पायर आ जाएगा। कहाँ से, यानी कि शकों के बाद में भारत पर शासन किसका रहता है, गुप्तों का, यानी कि गुप्तवार राजवंश स्थापित होता है। तो हम उसको बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। हो सकता है इससे पहले हम कुषाणों के बारे में पढ़ें, तो देखते हैं हम कौन सा टॉपिक या तो कुषाण लेंगे या गुप्त लेंगे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गजब, बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप ना कमेंट कीजिएगा और साथ ही टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार से सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के पास जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी यहाँ से मैं नया जो प्राचीन इतिहास का वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। और हम फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।